हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टीन क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का PYQ 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज का अपनी सेशन में हम लोग यहाँ पर शुरुआत जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर, यानी कि भाषा के पहलू क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोग का जो है वह यूनिट नंबर 7 से पूछा गया है, जिसमें आपका लैंग्वेज आपका जो है वो टॉपिक है। लैंग्वेज एंड आपका जो है लिटरेचर, वहां पर आपका लैंग्वेज में एक सब टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? लिंग्विस्टिक, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान के नाम से हम यहाँ पर इसको जानते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये दिख भी रहा होगा। क्या कहते हैं इसको? भाषा विज्ञान हम कहते हैं। तो ये प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। अगर इस प्रश्न पे हम नजर डालते हैं इसके ऑप्शन पर, तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि सिमेंटिक, ग्राफिक, सिंटैक्टिक, फोनेटिक कम ग्राफिक। इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से एक जो ये ऑप्शन है ये आपका सही होगा या नहीं होगा, इस पर विचार करते हैं। देखिए, यहाँ पे भाषा का पहलू यानी लिंग्विस्टिक के बारे में बात कर रहा है, भाषा विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो ग्राफिक आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं ये भी आपका नहीं होना चाहिए। इसके ग्राफिक की जगह पर क्या होना चाहिए? आपका प्रैग्मेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका प्रैग्मेटिक होना चाहिए, आपका प्रैग्मेटिक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो दिया गया है यहां पर सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक, तो यहां पर आपका सिंटैक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंटैक्स। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा सिंटैक्स के बारे में, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। अदर बोर्ड के बच्चे भी इसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए, जो कि है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वह भी गलत है। इसके बाद सेकंड देखते हैं सिमेंटिक, फोनेटिक्स और आपका ग्राफिक। ग्राफिक की जगह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका प्रैग्मेटिक होना चाहिए, लेकिन कई कई जगह पे आपको जो आपका प्रैग्मेटिक है उसमें आपका एक भाग के तौर पे इसको हम देखते हैं ग्राफिक, तो ये आपका सही माना जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे सही करते हैं। थर्ड है आपका फोनेटिक्स, फोनेटिक कम ग्राफिक और लिंग्विस्टिक। तो चूंकि लिंग्विस्टिक की बात ही हो रही है इसमें, तो लिंग्विस्टिक ऑप्शन में देने कोई औचित्य है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है यह थर्ड भी गलत है। इसके बाद है फिर से सिंटैक्टिक, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक और ग्राफिक। यहां पर सिंटैक्टिक की जगह आपका सिंटैक्स होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया सिंटैक्स, और लिंग्विस्टिक के बारे में ही बोला गया है इसमें, तो लिंग्विस्टिक तो होगा ही नहीं। इसके बाद है आपका ग्राफिक। ग्राफिक की जगह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका क्या होना चाहिए? आपका प्रैग्मेटिक होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होना चाहिए। ये तो चूंकि एनडीए ने बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि शायद उनको पता नहीं है, या फिर पेपर बनाने वाले को लिंग्विस्टिक बारे में नहीं पता है, किस बारे में पता नहीं है, ये तो भगवान ही जाने कैसे वो पेपर तैयार किए हैं। अगर ये चारों ऑप्शन अगर हम देखें आपका टेक्निकल तौर पे तो गलत है ये चारों ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी ग्राफिक की जगह कई कई जगह पे आपको जो है वो प्रैग्मेटिक की जगह आपका ग्राफिक देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सही मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से लिंग्विस्टिक के बारे में आप लोग को जो है बिल्कुल विस्तार से मैं आपको अपने गुरु बैच में बताऊंगा। गुरु बैच जो हमारा है इसमें आप लोग को जो है वह हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये गुरु बैच हम लोग का जो है वह 4 नवंबर से जो है हमारा ऐप पे क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा। प्रिस्टीन क्लासेस का जो ऐप है वहां पे ये क्लासेस आपका शुरू होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आप गुरु बैच से नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है आप लोग को मैं बताने वाला हूं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे जो कह रहा है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है आपका? लिस्ट 1 में जो दिया गया है, ठीक है, लिस्ट 1 में जो दिया गया है आपका, वो क्या दिया गया है आपका? वो दिया गया है आपका थ्योरी या फिर इन्वेंशन कह सकते हैं, और लिस्ट 2 जो है वो साइंटिस्ट, यानी कि कौन सी थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पर खोज किया है या फिर उसका इन्वेंशन क्या, ये सब दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, रमन इफेक्ट के बारे में बोला गया है, इसके बाद एटॉमिक थ्योरी के बारे में बोला गया है, क्रिस्कोग्राफ के बारे में बोला गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बोला गया। एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको फिगर के द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप बेहतर समझ पाएंगे उसको। देखिए यहाँ पर हम रमन स्कैटरिंग, ये क्या है आपका? ये
सीवी रमन जी के द्वारा आपका एक तरह से खोजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीवी रमन जी के द्वारा। इसके बाद आपका जो है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी, तो ये आपका एस सी भाभा जी के द्वारा खोजा गया है। एस सी भाभा यानी कि भारतीय परमाणु जनक किसे कहा जाता है, आपका एस सी भाभा को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका क्रेस्कोग्राफ के बारे में, तो क्रेस्कोग्राफ जो है आपका ये जगदीश चंद्र बोस जी के द्वारा ये इन्वेंशन किया गया। इसके द्वारा ये पता लगाया गया था कि जो पौधे होते हैं वह उनका ग्रोथ के बारे में पता लगाने के लिए जो है क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये फिगर के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर से एक बार समझा देता हूं। आपका रमन प्रभाव यहाँ पे जो आपका दिया गया है, रमन प्रभाव वो कहां पे जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन पे जाएगा। ठीक है, ए का आपका जो जाएगा वो थर्ड पे जाएगा। तो यहाँ पर ए का थर्ड कहां पे दिया गया है, ए का थर्ड पहले और दूसरे में नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। सेकेंड एटॉमिक थ्योरी ये आपका बी पर चला जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन में, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन, यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा वो 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है क्रेस्कोग्राफ जैसे मैंने बताया आप लोग को जो है वह जो है सॉरी यहाँ पे हरित क्रांति जो है एम.एस. स्वामीनाथन का हो जाएगा, यानी कि डी का 4। इसके बाद क्रेस्कोग्राफ जो है आपका वह जेसी बोस के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर से वही सब चीजें दिया गया है, इसको अगर आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। क्या दिया हुआ है आपका, बुक या ऑटोबायोग्राफी, ऑथर यानी कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी, ये आपसे पूछा गया है। पहले बुक का नाम है अनब्रेकेबल, सेकेंड बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, थर्ड का है आपका प्लेइंग टू विन, और फोर्थ है आपका गोल्डन गर्ल। एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको फिगर द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे हर एक चीज मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है आप लोग का, अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम यानी ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके बाद द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, जिनको जो कि भारत के एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप दोनों में ही मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं और दोनों के में ही ये पार्टिसिपेट किए हैं। 2011 वर्ल्ड कप यानी वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनको कैंसर के बारे में पता लग गया था, तो उन्हीं की लाइफ पर यह आधारित इन्होंने बुक लिखी हुई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक, यानी कि इन्होंने क्रिकेटर से लेकर के जब इनको कैंसर हुआ, कैंसर के बाद इनकी लाइफ कैसी रही, इन्होंने कम बैक किया, उसके बाद बहुत खराब प्रदर्शन का वर्ल्ड कप में रहा था 2011 के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ, तो उन सब के बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद है आपका साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन, यानी कि जीतने के लिए खेलना। साइना नेहवाल जो कि संबंधित है आपकी, ठीक है, बैडमिंटन से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका गोल्डन गर्ल, जो कि पीटी उषा को, जिनको हम लोग उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपके बुक्स हैं, इनसे संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑटोबायोग्राफी के बारे में आप लोगों को गुरु बैच के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वो 2025 के एग्जामिनेशन में न छूटने पाए। आप 80 में से 80 मार्क्स जरूर लाए, इसकी गारंटी मैं आपको देने जा रहा हूं गुरु बैच के द्वारा। तो जल्दी से गुरु बैच को ज्वाइन करिए। चलिए यहाँ पे एक एक चीज को मैंने आपको समझा दिया है। अब अनब्रेकेबल क्या है आपका भाई, मैरी कॉम से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर मैरी कॉम का ए का जो है वो 4 पे चला जाएगा। इसके बाद है आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि युवराज सिंह का, प्लेइंग टू विन आपका साइना नेहवाल जी का, और गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा जी का है। तब इसमें मिला लीजिए ए का 4 कहां पे दिया गया है आपका, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, यानी डी जो है हमारा वह सही आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है आपका, इफ अ टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प लर्नर्स टू लोकेट एंड कलेक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एनालाइज रिलेशंस बिटवीन द होल एंड अ पार्ट ऑफ यूजिंग क्राफ्ट ही सी इज ट्राइंग टू डेवलप, यानी कि यदि कोई शिक्षक शिल्प का उपयोग कर रहा है, यानी शिल्प किसी भी प्रकार का, चाहे वो कुछ किसी बुनाई का यूज कर रहा हो, या फिर किसी कलाकृति का प्रयोग कर रहा हो, या फिर किसी आकृति का प्रयोग कर रहा,
तो वो क्या कर रहा है, उसका उपयोग करके वह जो भी स्टूडेंट है उनको जो है वह रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसका पता लगाने और एकत्रित करने में सहायता करने, पूरे एवं एक हिस्से के बीच के संबंध को तुलना करने, विषमता दिखाने, विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है। तो उसको हम किस प्रकार से वो विकसित करने का प्रयास, क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो एज ए टीचर अगर हम बात करते हैं अपना, कि अगर मैं आपका टीचर हूं और मुझे आपके अंदर जो है वह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करना है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप करना है, तो हमें एक ऐसी चीज को डेवलप करना होगा जो कि ऐसा आपको काम करवाना होगा जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा उसमें प्रोसेस लगे। जब कोई इंफॉर्मेशन में हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो वही आपका जो है वह कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल। इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज को जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी भी चीज को हेल्प करते हैं, किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा। हम किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रयोग जब करते हैं एनालिसिस करने के लिए या फिर यूज करते हैं उनका किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आ गया कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, माउस है और माउस के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उस माउस का मैं आपको एज ए टीचर, आपको एज ए स्टूडेंट आपको समझाऊंगा कि ये माउस है। इस माउस को आप अगर लेफ्ट राइट क्लिक करोगे तो लेफ्ट से क्या होगा, राइट से क्या होगा। अगर हम उसे थोड़ा सा बीच का जो बटन है स्क्रॉल बटन, उसको स्क्रॉल करोगे तो आपका पेज अप डाउन, अप जाएगा, डाउन जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको क्या कहूंगा, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगा, उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके द्वारा वो कार्य किया जाएगा, मेरे द्वारा नहीं, बस मैं आपको गाइड करूंगा। तो वो आपका होता है इंफॉर्मेशन स्किल। इसके बारे में और भी बहुत सारा थ्योरी है जो आपको अभी जो इस सेशन में समझा पाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया हूं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो चीजें रहेंगी मैं आपको अगली क्लास में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक। इसके बाद है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका, बेस्ट लर्निंग कैन बी अ कंडक्टिव टूल फॉर acquainting student with various aspects of social realities, integrating perspective from different discipline in investigating the cause of problem and in thinking about relevant social action। यानी कि किस पर आधारित शिक्षा छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने, समस्याओं के कारणों की जांच करने में विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण को एकीकृत करने और प्रासंगिक सामाजिक कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए अनुकूल उपकरण हो सकती है। यह प्रश्न आपको से पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी आप ये देखते होंगे कि आपके गांव घर में क्या होता होगा, कभी कभी आप लोग जब छोटे बच्चे रहेंगे देखे होंगे कि आपके गांव घर में कुछ लोग आते हैं, नाटक करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप साफ सफाई अपने गांव में रखेंगे तो आपके गांव में जो है वह साफ सफाई तो रहेगी, साथ ही गंदगी नहीं फैलेगी, साथ ही बीमारियां नहीं फैलेगी, आपका गांव सुंदर दिखेगा, है ना। या फिर आप शहरों में भी रहते होंगे तो आपको देखते होंगे कुछ लोग आते होंगे, अपना रंगमंच दिखाते होंगे, अपना कला दिखाते होंगे, उस कला के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि अगर हम यहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो उस रोल प्ले के द्वारा हम क्या करते हैं, सामाजिक चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उस सामाजिक चीजों को लोग समझ सकें। इनफैक्ट आप अपने स्कूल में देखे होंगे कि जब आपका 26 जनवरी को कोई प्रोग्राम होता है, 26 जनवरी को कोई प्रोग्राम होता है या फिर 15 अगस्त को होता है या फिर आपके स्कूल का जो है वह एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे ड्रामा क्रिएट किए जाते हैं जिसके द्वारा जो है वह सोशल, मतलब हमारे समाज को जो है वह एक मैसेज जा सके। ये मैसेज हम किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, वह हम प्रोवाइड करते हैं रोल प्ले के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजें भी हम आपको जो है वह बहुत विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी ये प्रश्न देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये प्रश्न है क्या, तो ये प्रश्न अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। जैसे अगर हम देखें, मैंने क्या बोला कि भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले। अगर हम रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले जो होता है वह शिक्षा छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। यानी कि जो हमारी समाज है, हमारे समाज में क्या क्या वास्तविक तौर पर चीजें चल रही हैं। अभी जैसे मैं अपनी बात करता हूं कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहां पे कुछ बच्चों ने क्या किया, जब
एक कांड हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना सही नहीं होता है। एक कांड हुआ था, एक लड़की के साथ ब्रूटल कह सकते हैं रेप हुआ था। तो उस ब्रूटल रेप को समाज को दिखाने के लिए वहां पर उस स्कूल में उसका रोल प्ले किया गया था, ताकि समाज उसके प्रति जागरूक हो सके, ये समझ पाए कि ये जो चीजें हो रही है वो सही चीजें नहीं है। ये चीजें समझाने की कोशिश की गई थी उस ड्रामा के द्वारा, उस रोल प्ले के द्वारा, कि जो बच्चे जो ये गलतियां करते हैं उसमें जितनी गलती उनकी बच्चों की होती है, उतनी ही गलती जो है उनके माँ बाप की होती है। उनके माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि जो बेटियां जो बहुएं वो देख रहे हैं, उनके अंदर उनको लक्ष्मी देखनी चाहिए, उनके अंदर लक्ष्मी सरस्वती माँ दिखनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो दिखाने का प्रयास किया गया था उस ड्रामा के द्वारा, उस रोल प्ले के द्वारा। तो आई होप आपको समझने, आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे जो मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं आपके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज ड्राइंग एन आउटलाइन यूजिंग अ लीड पेंसिल। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वह शीशे की पेंसिल का उपयोग करके एक रूपरेखा तैयार कर रही है। ये आपका शीशे की पेंसिल है, ठीक है, ये क्या है आपका शीशे की पेंसिल है, ठीक है। अब ये शीशे की पेंसिल है, अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, आप तब आप समझ पाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का दिया गया है। फिर कह रहा है कि वह गीले ब्रश से, यानी कि फिर कह रहा है आपका देन सी वेट्स द टिप ऑफ द वाटर कलर पेंसिल विथ अ वेट ब्रश, यानी कि वो फिर गीले ब्रश से वाटर कलर पेंसिल की टिप को गीला करती है। क्या कह रहा है आपका कि एक छात्रा शीशे की एक पेंसिल है, उस पेंसिल का प्रयोग करती है और एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर वह गीले ब्रश से वाटर कलर को, जो आप लोग देखे होंगे कि बक्से में जो बच्चे होते हैं वो वाटर कलर लेके आते होंगे, छोटे छोटे बक्से होते हैं जिसमें 5-6 कलर लगे होते हैं, उससे उस ब्रश में टिप करती है और टिप करने के बाद क्या करती है, उसको गीला करती है। फिर कर रहा है आपका प्रेसेस इट ऑन टू पेपर एंड रिपीट विथ lots of dot to color in fill up your outline. She is using technique. यानी इस कागज पर दबाते और अपनी रूपरेखा में रंग देने के लिए बहुत सारे डॉट्स को साथ दोहराती है। तो वह किस तकनीक का उपयोग कर रही है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ध्यानपूर्वक कि जब भी हम एक आपको मैं रूपरेखा तैयार करके दिखा रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि हमें जो है वह आम बनाना है, ठीक है, हम आम बनाते हैं। तो ये आम बनाने का मैं थोड़ा अच्छा कलाकार तो नहीं हूं, इस प्रकार से हम यहाँ क्या करते हैं कि रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है, रूपरेखा तैयार करते हैं। ये ऐसे ऐसे पहले टिप कर लेते हैं, यहाँ ये आपका रूपरेखा बन गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये ब्रश से तो हमने ऐसा कर लिया, अब इस ब्रश का यूज करके हम जो हमारे पास बॉक्स होंगे, ये ऐसे 5-6 कलर के बॉक्स होते हैं, ठीक है, इस बॉक्स का प्रयोग करके पहले हमने ये डॉट डॉट इसको बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रंगेंगे, यहाँ पर अलग अलग कलर से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, कभी रेड का यूज करेंगे यहाँ पर, कभी जो हम यहाँ पर ग्रीन का यूज करेंगे ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, या फिर किसी अदर कलर का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे हम करके थोड़ा सा बाहर बाहर, इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर बनाएंगे। तो पहले जो स्टूडेंट यहाँ पे जो बोला गया है कि स्टूडेंट जो है वह क्या चीज का यूज करना चाह रही है, जो स्टूडेंट है वह क्या चीज का यूज करना चाह रही है, यानी कि किस तकनीक का वह उपयोग कर रही है, तो वह जो यूज कर रही है वह पॉइंटलिंज का आपका यूज कर रही है। यानी कहने का मतलब क्या है आपका भाई, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वह सबसे पहले वह पॉइंट कर रही है, यानी कि बिंदु बना रही है। सबसे पहले उसने क्या किया, छात्रा ने बिंदु बनाया और उसके बाद उसमें रंग भरना शुरू किया। तो उसने जो पॉइंटिंग वाला आपका टेक्निक है वो यूज किया। अब ये टेक्निक है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत विस्तार में बताया गया है आप लोग का टीचिंग मेथड में। उस टीचिंग मेथड में आपको समझाने की कोशिश में करूंगा कि किस प्रकार के मेथड होते हैं कला बनाने के लिए, या फिर आपका एक कोई फिगर होता है उस फिगर को बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिनको हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। थिएटर इज एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि थिएटर निम्नलिखित सभी के लिए उत्कृष्ट माध्यम है सिवाय एक के। यानी कि हम थिएटर करते हैं, अक्सर करके आप देखे होंगे कि पहले के जो हीरो हीरोइन होते थे, यानी हीरोइन मतलब एक्टर एक्ट्रेस होते थे, तो उनको कहा जाता कि ये थिएटर से आए हुए हैं। जैसे अमरीश पुरी हो गए, राजपाल यादव हो गए, या फिर
जो मंझे हुए कलाकार है, मनोज जी हो गए, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े कलाकार हैं जिनको देख करके आपको लग रहा है, जैसे इरफान जी हो गए, ठीक है, इनको देखकर आपको लगेगा हाँ ये सच में एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, ऐसे धूम धड़ाका में झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ये थिएटर वाले हैं, अमरीश पुरी जी हो गए, ओम पुरी जी हो गए, अनुपम खेर हो गए, तो ये थिएटर वाले एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो थिएटर होता है वह सभी के लिए उत्कृष्ट माध्यम होता है सिवाय एक के, वो कौन सा है यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ इज रिलेशन टू अदर्स, यानी कि दूसरों के संबंध में स्वयं की खोज करना, बिल्कुल, यानी कि जब हम दूसरों के संबंध में स्वयं की खोज करते हैं, यानी कि थिएटर में क्या होता है कि हम थिएटर तो कर रहे हैं, यानी कि एक्टिंग तो कर रहे हैं, हम अपना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की भी खोज कर रहे हैं, स्वयं को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर जो कलाकार छिपा हुआ उस कलाकार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कर रहा है आपका डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, यानी कि स्वयं की समझ का विकास करना, हम स्वयं को समझने का कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से एक्टिंग कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को समझ रहे हैं, हमारे अंदर क्या मटेरियल है कि जो हम अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, सामने वालों को हंसा सकते हैं, सामने वालों को रुला सकते हैं, सामने वालों के मन के अंदर अपने लिए दुश्मनी, अपने लिए कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। ये सब चीजें समझने के लिए आपको थिएटर का जरूरत होता है। इसके बाद यहां पर मतलब ये भी सही है। थर्ड कर रहा है कि a tool of for enhancing the prestige of the school or special occasion, यानी कि विशेष अवसर पर विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक उपकरण, यानी कि थिएटर हम इसलिए करते हैं कि हम स्कूल में जाकर के कोई 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर आपका मतलब रिपब्लिक डे हो, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, या फिर स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, उस दिन जाकर के हम अपने कला का वहां पे क्या करें, बखान करें, या फिर अपना कला दिखाएं वहां, इसलिए तो नहीं कर सकते है ना थिएटर, इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वह गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एम्पैथी टुवर्ड्स द नेचुरल, फिजिकल एंड सोशल वर्क, यानी कि प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया के प्रति आलोचनात्मक सहानुभूति का विकास करना, यानी कि जब तक कोई आलोचना हमारी नहीं करेगा कैसे हम अपना विकास कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। यानी इस हिसाब से हम देखें तो केवल तीसरा ऑप्शन गलत हो रहा है, इसलिए यह आपका जो है ऑप्शन सही होगा, यानी प्रश्न के अनुसार जो गलत है वही आपका सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि ये जो है इसके कंडीशन ये कहा ना कि किसी एक के सिवाय जो है वो सभी के लिए उत्कृष्ट नहीं है, तो केवल एक के सिवाय कौन सा है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। अब ये पैसेज दिया गया, इस पैसेज को समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद यहाँ पे हम प्रश्नों को उत्तर आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका कि आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, यानी कि आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में बोला गया है। आर्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आर्ट इंटीग्रेशन यानी कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एडिशन पार्ट टू मेक अ यूनिफाइड होल। यानी यहां पर अगर हिंदी का वही मतलब मैं आपको समझाऊं तो कहने का मतलब है कि एकीकृत शिक्षा में कला एकीकरण, यानी कि एकीकरण का शब्दकोशीय अर्थ है एक पूर्ण एकीकृत बनाने के लिए भागों के योग या जोड़ने का कार्य। यानी अब अगर हम पूरा आपको एक बार पढ़कर समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा मैं पढ़ रहा हूं, एक बार समझिएगा। The dictionary meaning of integration is the act of combining or adding parts to make a unified whole. Thus, art integration means art integration यहाँ पे जहां भी मैंने येलो कलर किया हुआ उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। Thus, art integration means combining arts with the teaching of different curricular areas, subjects such as the language, social studies, sciences, and mathematics can be made to correlate with art. Sometimes arts can clarify science concept with ease. Thus, the abstract concept within the subject can be concreted using different art forms. Learning in this way helps to increase knowledge and understanding of the subject area and also foster a greater appreciation of arts. This is what is called holistic of complete learning. इसके बाद है art provides a language for expression. This expression can be visual or in the form of performance. Integration of arts with the other subject means that art मतलब visual arts, performing art and literary arts become an integral part of teaching learning process. Since it also implies adopting an art integration curriculum where art becomes the basis of classroom learning. Arts at the center of the curricular
helps in clarifying concept. Art integration curriculum can provide means to bridge content of different subjects in the logical, learner-centric and meaningful way. All subjects such as mathematics, science, social science, and language and their abstract concept can be correlated, linked, concretized, and learned effectively with art and art at the center. Learning by the method becomes holistic, joyful, and experiential. यानी ये जो आपका पूरा पोर्शन दिया गया, पैसेज दिया गया है, और इस पैसेज पर आधारित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर इसका देना है। एक एक मैं आपको पढ़ूंगा और यहीं से समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए हिंदी का आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, समझने की कोशिश भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आर्ट इंटीग्रेशन रेफर्स टू, यानी कि कला एकीकरण को निर्दिष्ट करती है। किसको निर्दिष्ट करती है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, आर्ट इंटीग्रेशन कहां पे है, मैंने यहाँ पे आपको बोला था, देखिए आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन मींस कंबाइनिंग आर्ट्स विथ द टीचिंग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे मैंने कहा था कि जहां पे मैंने सॉरी येलो किया उस ध्यान से देखिएगा। आर्ट इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, यानी कि किसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो कंबाइनिंग आर्ट्स विद द टीचिंग ऑफ डिफरेंट करिकुलम एरियाज। तो यहीं पे हम लोग को देखना है कि ये आपका कंबाइनिंग कहां पे दिया गया है, कंबाइनिंग आर्ट्स विद द टीचिंग ऑफ डिफरेंट करिकुलम एरिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आर्ट एजुकेशन। ठीक है, आर्ट एजुकेशन के बारे में बोला गया है, तो आर्ट एजुकेशन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि आर्ट कैन क्लैरिफाई साइंस कॉन्सेप्ट विद ईज, नहीं ये तो नहीं है। सेकेंड है आपका इन आर्ट इंटीग्रेशन करिकुलम आर्ट बिकम द बेसिस ऑफ क्लासरूम लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। Only concrete concept within the subject can be explained using different art forms, ये गलत है। फोर्थ है आपका यहाँ पर art provides a language for explanation, ये बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है आपका वह B और आपका D, ये सही होगा। B और D यहाँ पे जहां पे भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम कैन प्रोवाइड मींस टू ब्रिज कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन ... एंड ऑलवेज। यहां पे आपका दिया गया है, अब इसको समझना और आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर्ट लॉजिकल, आर्ट क्या है आपका, लॉजिकल इंटीग्रेटेड curriculum can provide means to bridge content of different subject in learner centric and meaningful ways। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारे टोटल नंबर जो आपके 20 क्वेश्चन थे वो आप लोग के सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। फिर से आप लोग को आखिरी में बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो है वह गुरु बैच लॉन्च कर दिया गया है। इस गुरु बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप हमारे ऐप को जो है वह डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप को जो प्रिपरेशन क्लास ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे 3 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। तीनों की जो फीस है वो 3500 रखी गई है। अभी जो है आपका वह 30% डिस्काउंट चल रहा है। ये 30% डिस्काउंट केवल 50 स्टूडेंट को दिया जाएगा और साथ में जो है आपको बुक भी आपकी जो है वह फ्री में आपको दी जाएगी। और ऐप पर जो आपकी क्लासेस है वह 4 नवंबर से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, 4 नवंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।